वीणावादिनी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन। प्यारे विद्यार्थियों, एसएमसी एस मंगल क्लासेज शिक्षण विधियाँ सीरीज 8 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, अभी तक 7 सीरीज अपलोड की जा चुकी हैं और मैं समझता हूँ सातों सीरीज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे फीडबैक मिलता रहे। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे प्रश्न मैं तैयार कर पाऊँगा। चैट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। तो बच्चों, अपनी तैयारी पूरी सघनता के साथ करें, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी रीट की परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में, एमपी टेट की परीक्षा में, एस टेट की परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सीरीज 8 का पहला प्रश्न अपन प्रारंभ करते हैं। पढ़िए पहला प्रश्न। एनसीईआरटी ने पाठ योजना के प्रारूप में प्रधानता किसे दी है? 4 विकल्प हैं आपके पास। शिक्षण उद्देश्यों को, शिक्षण उद्देश्य एवं सीखने के अनुभव, तीसरा सीखने के अनुभव, चौथा मूल्यांकन। तो बताइए इन चारों प्रश्नों में से, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? एनसीईआरटी ने शिक्षण उद्देश्यों को अपनी योजना में प्रधानता दी है, तो सेकंड वाला विकल्प यदि अपन देखें तो शिक्षण उद्देश्य एवं सीखने के अनुभव आ रहे हैं, और तीसरे विकल्प को देखें सीखने के अनुभव, तो शिक्षण उद्देश्यों के साथ साथ सीखने के अनुभवों को भी एनसीईआरटी प्रधानता देती है। इसलिए सही विकल्प है इसका, वो है बच्चों सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। शिक्षण की चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? शिक्षण की जो चक्रीय साइकिल प्लान है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? 4 शिक्षाविद विकल्प के रूप में है आपके पास। पहला है एच.सी. मॉरिसन द्वारा, दूसरा है जॉन डीवी द्वारा, तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, और चौथा ऑप्शन है बच्चों किलपैट्रिक द्वारा। तो जो चक्रीय योजना है, अपन जानते हैं माइक्रो टीचिंग भी किस रूप में चलती है? चक्रीय योजना के रूप में चलती है। तो चक्रीय योजना का जो प्रतिपादन किया गया है, यहाँ माइक्रो टीचिंग की बात नहीं है, सूक्ष्म शिक्षण की बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण जैसी ही चक्रीय योजना की बात की जा रही है। माइक्रो टीचिंग तो एलन और रायन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, लेकिन यहाँ जो चक्रीय योजना है वह प्रतिपादित की गई है बच्चों एच.सी. मॉरिसन के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर ने तो आपकी पाठ्य योजना को प्रतिपादित किया है। किलपैट्रिक ने, आपको ध्यान में आता हो आपको, जॉन डीवी और किलपैट्रिक का योगदान रहा है वो प्रायोजना के अंतर्गत रहा है। तो चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एच.सी. मॉरिसन के द्वारा किया गया है। तीसरा प्रश्न पढ़ें। करथवाल के द्वारा भावात्मक उद्देश्य कब दिया गया? तो 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों की बात आपसे पूर्व में कही गई थी। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक को देने वाले थे वो थे बी.एस. ब्लूम। कब दिया गया? बी.एस. ब्लूम ने सन 1956 में दिया था। ज्ञानात्मक के बाद भावात्मक उद्देश्य की बात की गई, और भावात्मक उद्देश्य दिया गया था बच्चों करथवाल के द्वारा, जो कब दिया गया था? 1964 में दिया गया था। और तीसरा वाला उद्देश्य, जिसको मनोशारीरिक उद्देश्य कहा गया, जिसको गत्यात्मक उद्देश्य कहा गया, जिसको गामक उद्देश्य कहा गया, अंग्रेजी में उसको साइकोमोटर कहा गया, वो
सिम्पसन के द्वारा दिया गया था 1969 में। तो यहाँ अब आपके पास आंसर आ चुका है फर्स्ट 1964 में। चौथा प्रश्न बच्चों, शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया के त्रिध्रुव होते हैं। अब त्रिध्रुव अपन पढ़ चुके हैं। ब्लूम ने शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया के 3 ध्रुव बताए हैं। शिक्षण उद्देश्यों की बात कही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अनुभव की बात की है, मूल्यांकन की बात की है। तो ये 3 जो ध्रुव हैं ट्रायंगल के रूप में हैं, त्रिभुज के रूप में हैं। जरा देखें, यदि 3 भुजाएं आपस में ना मिलें तो क्या वो त्रिभुज हो सकता है? नहीं हो सकता। और यदि एक भुजा को बीच में से हटा लें तो फिर लिंक टूट जाएगा वहाँ पर। इसलिए उस त्रिभुज की बनावट को ध्यान में रखते उसका उत्तर ध्यान में रखेंगे। तो पहला विकल्प है परस्पर सह संबंधित। बिल्कुल, शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया के जो त्रिध्रुव हैं वो परस्पर आपस में क्या होते हैं? सह संबंधित, तो एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं, यानी उद्देश्यों का संबंध होता है वो अधिगम अनुभव प्रक्रिया से होता है, और इनका जो संबंध होता है वो मूल्यांकन से भी होता है। तो परस्पर सह संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। यदि एक को हटा दिया जाए तो त्रिभुज नहीं बन सकता, एक दूसरे पर ये आश्रित भी होते हैं। और तीसरा विकल्प है एक दूसरे से ये प्रभावित भी होते हैं। जब आश्रित होंगे तो प्रभावित भी होंगे। इसलिए करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है? उपरोक्त तीनों। यानी शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया के त्रिध्रुव परस्पर सह संबंधित भी होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। आंसर हो गया उपरोक्त तीनों। 5वां प्रश्न पढ़िए बच्चों। इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए हमें तैयार रहना है। प्रदत्तों की पर्याप्तता, अधिकता अथवा अनुरूपता का विद्यार्थी पता लगा लेता है, यह शिक्षण उद्देश्य है। 4 विकल्प। पहला है ज्ञान, दूसरा है कौशल, तीसरा है अवबोध, चौथा है अनुप्रयोग। तो 4 विकल्प आपके पास में हैं। प्रदत्तों की पर्याप्तता, जो आंकड़े हैं, जो समंक हैं, प्रदत्त को आंकड़े भी बोलते हैं, समंक भी बोलते हैं बच्चों, और अंग्रेजी में इसको डेटाज बोलते हैं। तो जो हमारे पास में डेटा है वो पर्याप्त है या नहीं, अधिकता है या अनुरूपता है, विद्यार्थी इसका पता लगा लेता है। तो सीधा सीधा सा यहाँ पर आ रहा है, एक तरीके से विद्यार्थी डिसीजन ले लेता है कि जो ये सामग्री है वो मेरे पास पर्याप्त है या नहीं, अधिकता के साथ में है या न्यूनता के साथ में है या अनुरूपता के साथ में है। तो जब डिसीजन की बात आ जाती है, और जब डिसीजन की बात आ जाती है तो बच्चों इसका आंसर कहाँ चला जाता है? अनुप्रयोग की तरफ चला जाता है। इस प्रश्न का उत्तर अधिकांश विद्यार्थी जान रहे होंगे, ज्ञान। क्योंकि जब पता लगाने की बात करते हैं तो विद्यार्थी ज्ञान की ओर चला जाता है। नहीं, डेटा की पर्याप्तता, अधिकता और अनुरूपता, ये 3 शब्दों पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। इन तीनों की जानकारी ज्ञान और अवबोध के बाद ही हो सकती है, और जब ज्ञान और अवबोध के बाद हो सकती है तो फिर आंसर क्या हो गया? इसका अनुप्रयोग हो गया। 6वां प्रश्न, कहानी विधि का गुण नहीं है। कहानी विधि की जब अपन बात कर रहे हैं तो कहानी विधि प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं के लिए बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। बच्चे कहानी के माध्यम से आसानी के साथ लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, यानी अधिगम अच्छा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कहानी को हम कहते हैं कि कहानी हमारी रुचिपूर्ण होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए, उस कहानी में हाव भाव भी उसी तरीके से आने चाहिए। और आपको अपने बचपन ध्यान होगा कि दादा दादी की बहुत सारी अनेकों ऐसी कहानियाँ होती थी जो शिक्षाप्रद होती थी, वो आज भी हमें याद में हैं, और उन कहानियों से हमने बहुत कुछ सीखा है। अब यहाँ जो विकल्प 4 हैं आपके पास में, पहला विकल्प है इससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। बताइए, कहानी विधि का गुण नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, जबकि ये गुण है कहानी विधि का।
इससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल ठीक है, बच्चे सोचते हैं, कल्पना करने की शक्ति उन बच्चों के अंदर विकसित होती है। अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, इस प्रकार की सोच बच्चों की विकसित होती है। सेकंड, बालकों में विषय के प्रति रुचि विकसित होती है। बिल्कुल, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कहानी के माध्यम से पढ़ाने पर सीखना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता बच्चों के अंदर आती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो ध्यान में आता होगा, कहानी सुनते सुनते बच्चे अनेकों प्रकार के मन में प्रश्न पैदा करते हैं और उनका समाधान करते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प बच्चों गुण के रूप में है। तीसरा, यह शिक्षक को कम, बालक को अधिक सक्रिय बनाती, यह नहीं है। शिक्षक, आपको ध्यान में, जब कहानी कहने वाला है वो कहानी करता कौन है, शिक्षक है। तो शिक्षक तो अधिक सक्रिय रहेगा, बालक तो क्या करते हैं, इसमें सुनने का काम करते हैं और जब उनमें कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करते हैं। चौथा विकल्प भी पढ़ लें, इससे नैतिक गुणों का विकास होता है। बिल्कुल, कहानी नैतिक गुणों का विकास करती है, बालकों में विषय के प्रति रुचि विकसित करती है, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये तीनों तो गुण हैं। चौथा वाला जो ये तीसरा विकल्प आपको दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर है। यह शिक्षक को कम, बालक को अधिक सक्रिय बनाती है, जबकि शिक्षक इसमें ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। सातवां प्रश्न आसान है, इसमें समझना कुछ नहीं है बच्चों, सीधा सीधा सा आंसर है इसका। मस्तिष्क मंथन तकनीकी के प्रतिपादक रहे, ऐसा भी परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है। सीधा सीधा सा उत्तर होता है। यदि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो आप फटाफट आंसर दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दीजिए फटाफट आंसर क्या होगा। फर्स्ट, एलेक्स आसवर। मस्तिष्क मंथन, मस्तिष्क उत्तेलन, मस्तिष्क विप्लन, मस्तिष्क विप्लन, उत्प्लवन, यानी इसके कई नामों से जानी जाती है तकनीकी, जिसमें विद्यार्थी मस्तिष्क के विचारों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। और इस तकनीकी का प्रतिपादक करने वाले थे अमेरिका के एलेक्स आसमन, ये अमेरिका वासी थे। और इस तकनीकी को सन 1950 में विकसित किया गया था, प्रतिपादित किया गया था, 1950 में। इसलिए इसको क्या कहा गया, नवाचारित तकनीकी के नाम से भी बच्चों जाना गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एलेक्स आसवर। आठवां, अभिनय में कितने प्रकार की शैली प्रयुक्त की जाती है। जो अभिनय है, नाटक है, रोल प्लेइंग जिसको अपन कहते हैं, उसमें कितने प्रकार की शैली प्रयुक्त की जाती है बच्चों। चार विकल्प, 4, 6, 3, 2। तो आंसर क्या हो गया बताइए। आंसर इसका बच्चों क्या है, 4। कौन कौन सी 4 शैली प्रयुक्त की जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली सीरीजों में शैली के आधार पर भी प्रश्न मिलेंगे। इसलिए वो 4 प्रकार की शैली कौन कौन सी है। पहली है सातवती, पहली शैली कौन सी है, सातवती। दूसरी है कौशिकी, तीसरी है आर्यभट्टी और चौथी है भारती। कौन कौन सी हो गई, पहली जो हो गई वो सातवती हो गई, दूसरी हो गई कौशिकी हो गई बच्चों, और तीसरी है वो आर्यभट्टी है, चौथी वाली है बच्चों वो कौन सी है, भारती है। तो इन चारों शैलियों को ध्यान में रखेंगे तो अगली बार प्रश्न का उत्तर इन्हीं में से मिलने वाला है। अगली सीरीज में प्रश्न जो आएंगे वो इनमें से आपको मिलेंगे। तो चलिए, अभिनय में कितने प्रकार की शैली प्रयुक्त की जाती है, 4 प्रकार की शैली का प्रयुक्त की जाती है। 9वां प्रश्न, किस विधि की योजना त्रुटिपूर्ण होने से सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाते हैं। यानी ऐसी कौन सी विधि या प्रविधि मान लें अपन, उसकी योजना त्रुटिपूर्ण हो जाए, और त्रुटिपूर्ण हो जाए तो उसके फिर सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। 4 विकल्प हैं आपके पास। पहला है शैक्षिक भ्रमण, दूसरा है प्रायोजना, तीसरा है दल शिक्षण और चौथा है उपरोत्सवी। तो चारों में से जरा बताइए, शैक्षिक भ्रमण,
प्रायोजना, दल शिक्षण। पहले तो ये तय कर लीजिएगा कि इन तीनों में योजना बनाई भी जाती है या नहीं बनाई जाती। तीनों के स्टेप्स यदि तुम्हें याद हैं तो फिर उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। पहला वाला जो विकल्प है वो शैक्षिक भ्रमण, और शैक्षिक भ्रमण का जो पहला स्टेप है वो जब हम भ्रमण पर जा रहे हैं तो उद्देश्यों का डिसाइड करना पड़ता है, यानी शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। और फिर दूसरा स्टेप होता है योजना बनाना, यानी योजना इसमें भी बनाई जाती है। प्रायोजना के अंदर भी आपको ध्यान में आता है, पहला स्टेप है वो कौन सा है, परिस्थिति का निर्माण करना, और दूसरा स्टेप क्या है, योजना का निर्माण, यानी योजना बनानी होती है दूसरे में भी। तीसरे स्टेप में भी, तीसरे विकल्प में दल शिक्षण है, और दल शिक्षण में भी अपन देखें तो दल शिक्षण में क्या करते हैं, पहले इसमें भी दल शिक्षण की योजना बनाना सेकंड स्टेप आता है, दल शिक्षण की व्यवस्था एवं क्रियान्वयन, और तीसरा होता है दल शिक्षण का मूल्यांकन। यानी पहला स्टेप ही इसका योजना बनाने का होता है, शैक्षिक भ्रमण और प्रायोजना के अंदर सेकंड स्टेप योजना बनाने के होते हैं। तो जब तीनों में ही योजना बनाना होता है, योजना में यदि कोई त्रुटि हो जाती है, फिर तीनों में ही आपको ध्यान में, शैक्षिक भ्रमण में यदि कोई योजना गलत बन गई तो फिर उसके परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। प्रायोजना में भी यदि गलत योजना बन जाती है तो उसके सकारात्मक परिणाम नहीं होते, और दल शिक्षण में भी योजना यदि गलत बनती है, त्रुटिपूर्ण होती है, तो इसमें भी सकारात्मक परिणाम नहीं होते। तो चूंकि तीनों में ही योजना बनती है, इस बात को भी अपना परीक्षा में ध्यान में रखेंगे। आंसर हो गया 4। 10वां प्रश्न पढ़िए। कार्यशाला प्रविधि के अंतर्गत क्रियात्मक उद्देश्य है। जो कार्यशाला हमारी तकनीकी होती है, प्रविधि होती है, उसमें क्रियात्मक उद्देश्य कौन सा है। 4 विकल्प हैं आपके पास। पहला विकल्प है बच्चों, किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने तथा उसके व्यावहारिक पक्ष के महत्व को समझना। दूसरा, शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी उद्देश्य एवं विधियों का सामूहिक रूप में निर्धारण करना। तीसरा है शिक्षण तथा शिक्षा संबंधी नए उपागमों का प्रशिक्षण देना। और चौथा है उपरोक्त तीनों। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर उपरोक्त तीनों होना चाहिए, किंतु इसका आंसर उपरोक्त तीनों नहीं है बच्चों। तीनों विकल्प तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, किंतु यदि गौर से देखें तो पहला वाला विकल्प कहता है किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने तथा उसके व्यवहारिक पक्ष के महत्व को समझना। नहीं, कार्यशाला में अपन जानते हैं कि कार्यशाला में जो विद्यार्थी की भूमिका होती है वो विषय के विशेषज्ञों की भांति होती है। विद्यार्थी विषय के विशेषज्ञों की भांति विशेषज्ञों के साथ में काम करता है। तो यहाँ अध्यापक को प्रकरण संबंधी जो स्पष्टीकरण है वो करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पहला वाला विकल्प ठीक नहीं है। दूसरा, शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी उद्देश्य एवं विधियों का सामूहिक निर्धारण करना, यह भी नहीं है। तीसरा वाला विकल्प है शिक्षण तथा शिक्षा संबंधी नए उपागमों का प्रशिक्षण देना। तो ये तीसरा वाला विकल्प है वो सही है। जो कार्यशाला प्रविधि के अंदर एक तो शिक्षण की बात करते हैं, और जो नए उपागम शिक्षा संबंधी आए हैं उनके प्रशिक्षण की बात करते हैं। तो प्रशिक्षण संबंधी आपकी बहुत सारी कार्यशालाओं का आयोजन जब आप अध्यापक बन जाएंगे तब इन सर्विस के दौरान होता रहेगा, और आप उन सारी चीज़ों को ग्रहण करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी विधि जिसमें अध्यापक के अंश को कम कर बालक की क्रियाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है वह है। 4 विकल्प, आगमन विधि में, विश्लेषण विधि में, सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि में, और चौथा विकल्प है उपरोक्त तीनों में। तो प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, अध्यापक के अंश को कम कर, यानी अध्यापक की भूमिका कम, बालक की क्रियाएं ज्यादा। बालक की क्रियाओं को, यानी बालक को अपनी बात कहने के ज्यादा से ज्यादा अवसर जो प्रदान किए जाते हैं, क्या वो आगमन विधि में किए जाते हैं? नहीं, आगमन विधि में अध्यापक और विद्यार्थी की दोनों की बराबर की भूमिका होती है, अंतःक्रिया होती है। विश्लेषण विधि में भी दोनों की बराबर की भूमिका होती है,
जबकि सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि में आप देखेंगे कि सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि में बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को कहने के अवसर दिए जाते हैं और उनकी क्रियाओं को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। तो आंसर है इसका थर्ड। अब नेक्स्ट चले बच्चों, प्रश्न नंबर 12। अनुचित साधनों के प्रयोग की आशंका किस विधि में बनी रहती है? अब अनुचित साधनों का मायने आप समझते हैं। अनुचित साधनों में कई बार डंडे बच्चों के हाथ में आ जाते हैं, हॉकी हाथ में आ जाती है, बैट हाथ में आ जाता है, विकेट हाथ में आ जाता है, बॉल हाथ में रहती है, और कई बार तो चाकू का उपयोग कर लेते हैं, रिवाल्वर का उपयोग कर लेते हैं। तो ये सारे अनुचित साधन होते हैं। तो ऐसी आशंका किस विधि के अंदर बनी रहती है इन अनुचित साधनों के, जरा देखें। पहला विकल्प समस्या समाधान में नहीं। समस्या समाधान में इस प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग की आशंका नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार के संसाधन ही नहीं होते। दूसरा, पर्यवेक्षित अध्ययन में नहीं। पर्यवेक्षित अध्ययन में भी अनुचित साधन जो अभी मैंने आपको बताए, इस प्रकार के साधनों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, खेल विधि में यस बच्चों, खेल विधि में अनुचित साधनों के प्रयोग की आशंका बनी रहती है। और आपने खेल खेले होंगे तो उसमें देखा होगा कि आपस में बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो बच्चे एक दूसरे को बॉल मार देते हैं, बैट मार देते हैं, विकेट को लेकर के मारने के लिए दौड़ते हैं, हॉकी मारते हैं, यानी अनेक पत्थर एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये सब अनुचित साधन है, और अनुचित साधनों की जो संभावना है वो किसमें बनी रहती है? खेल विधि के अंदर बनी रहती है। 13वां प्रश्न है टेलनेट तकनीकी है। टेलनेट तकनीकी शैक्षिक प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। यह प्रश्न आपका जो आपके लिए जोड़ी हुई है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, हाल ही में सिलेबस में जोड़ा हुआ है। 4 विकल्प है आपके पास। विषय वस्तु को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना, उसे टेलनेट कहते हैं। विषय वस्तु को एक साथ एक से अधिक कंप्यूटर पर भेजना, क्या इसे टेलनेट कहते हैं? क्या विषय वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भेजना, इसे टेलनेट कहा जाता है? और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो टेलनेट वह तकनीकी होती है जो यानी ट्रांसफ़र करने वाली तकनीकी। ट्रांसफ़र करने वाली तकनीकी यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो विषय वस्तु को भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस तकनीकी को हम क्या कहते हैं बच्चों? टेलनेट कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट विकल्प आंसर है। और यदि एक से अधिक कंप्यूटरों पर विषय वस्तु को भेजना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा, तो फिर वो क्या कहलाती है? यूज़नेट कहलाती है। तो ध्यान में रखिए, टेलनेट एक कंप्यूटर में और एक से अधिक कंप्यूटर, जब मोबाइल पर आपका मैसेज आता है, कंपनियों के माध्यम से जब मैसेज आते हैं, तो आप उस तकनीकी को हम यूज़नेट कहते हैं। और जब मैसेज केवल एक को ही करना होता है, तो उस तकनीकी को हम क्या कहते हैं? टेलनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये 8वीं सीरीज चल रही है बच्चों, और 7 सीरीज के अंदर इस प्रकार का प्रश्न मैंने रखा है, क्योंकि परीक्षा में आना ही आना है। और जब परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आना है तो हमें भी पूरी तरीके से क्या रहना, तैयार रहना है। चलिए पढ़िए प्रश्न 14। रोजर बैंकन की परिभाषा क्या कहती है? गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। ये बहुत चर्चित परिभाषा है और अनेकानेक साक्षात्कारों के दौरान भी इस परिभाषा को पूछा जाता है। किस मूल्य का उदाहरण है? यह परिभाषा किस मूल्य का उदाहरण है? 4 विकल्प है। अनुशासनात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य और भौतिक मूल्य। तो आंसर मैं समझता हूँ ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब विज्ञान की बात की जा रही है, सीरीज 7 में भी लौह वाष्प और उसकी बात जब की थी तो मैंने आपको बात रखी थी कि जब विज्ञान की बात की जा रही है, तो विकल्प है हमारे पास में क्या होना चाहिए? तो आंसर आ गया होगा आपके पास कौन सा? प्रयोगात्मक मूल्य।
अनुशासन मूल्य की बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। जीविकोपार्जन की बात इस परिभाषा में कहीं नहीं कही जा रही है और भौतिक मूल्य की बात कहीं नहीं की जा रही है। लेकिन गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है। जब विज्ञान की बात की जाएगी तो कौन सा मूल्य आएगा बच्चों? योगात्मक मूल्य आएगा यहाँ पर। 15वां प्रश्न पढ़ें। सामाजिक अध्ययन विषय की प्रकृति है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इतने आसान प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके लिए हमें तैयार रहना, क्योंकि परीक्षा में क्या देखते हैं, आसान प्रश्न विद्यार्थी गलत करके आते हैं। 4 विकल्प, पहला है मनोवैज्ञानिक, दूसरी है तार्किक, तीसरा है विखंडनकारी और चौथा है एकीकृत। सामाजिक अध्ययन विषय की प्रकृति क्या मनोवैज्ञानिक है? नहीं। क्या तार्किक है? नहीं, सामाजिक अध्ययन में तार्किकता की कोई बात नहीं की जाती। क्या विखंडनकारी है? नहीं, यह संलयनकारी है, विखंडनकारी नहीं है। विखंडन यानी अलग अलग करना, तोड़ना। सामाजिक अध्ययन विषय कभी भी तोड़ने की बात नहीं करता, यह तो हमेशा किसी बात करता है, जोड़ने की बात करता है। तो विखंडनकारी नहीं है। यदि संलयनकारी ऑप्शन होता तो भी आंसर सही संलयनकारी होता। चौथा ऑप्शन है एकीकृत। तो अब आपको ध्यान दिला दूं मैं आपको, सामाजिक अध्ययन विषय एक ऐसा विषय है जो कई उप विषयों से मिलकर के बना है। जिस विषय के अंदर कई सारे उप विषय मिल जाएं तो कृति क्या हो जाती है? एकीकृत हो जाती है। यानी कई सारे विषयों से मिलकर के बनने वाला विषय। हिस्ट्री भी इसमें आती है, ज्योग्राफी भी इसमें आती है, इकोनॉमिक्स भी इसमें आती है, पॉलिटिकल साइंस भी इसमें आती है, दर्शन भी इसमें आ जाता है। तो अनेक आपने उप विषय जो देखे होंगे वो किसके अंदर आते हैं? सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर आते हैं। तो यहाँ जो आंसर है इसकी प्रकृति कैसी होती है? एकीकृत होती है। नेक्स्ट, मानव निर्मित पर्यावरण का क्षेत्र है। जो पर्यावरण की अपन बात करते हैं, 2 प्रकार का पर्यावरण का क्षेत्र होता है। एक तो प्राकृतिक होता है बच्चों, जिसको हम नेचुरल कहते हैं, पहाड़ हैं, भूगोल यानी अपन कहें तो उसको भूगोल कहें, भूगोल, वनस्पति विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, जो प्रकृति से प्राप्त है वो प्राकृतिक होता है। और जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाते हैं। अब जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री कोई प्राकृतिक नहीं है। हिस्ट्री जो बनाई गई है वो किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्मित की गई है, इसलिए उसे मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आता है। धर्मशास्त्र है वो किसने बनाया? मानव ने बनाया, तो धर्मशास्त्र इसके अंदर आता है। समाज का निर्माण किसने किया? वो मानव ने किया। संस्कृति का जो निर्माण किया है वो किसने किया? मानव ने किया है। तो जरा देखें, इसमें 4 विकल्प हैं आपके पास में, इन 4 विकल्पों में सही आंसर कौन सा है? पहला विकल्प है सांस्कृतिक पर्यावरण, बिल्कुल मानव के द्वारा निर्मित है। सामाजिक पर्यावरण भी मानव के द्वारा निर्मित है और आध्यात्मिक पर्यावरण भी मानव के द्वारा निर्मित है। तो पहला वाला विकल्प सही है। अब जल्दीबाजी में आपने फटाफट से आंसर टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए आदत बना लीजिए चारों विकल्पों को पढ़ने की। चारों विकल्प परीक्षा में पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। दूसरा विकल्प है धार्मिक पर्यावरण, बिल्कुल आता है। शैक्षिक पर्यावरण भी मानव के द्वारा निर्मित है और अर्थशास्त्र भी मानव के द्वारा निर्मित है। तो देखो दूसरा वाला विकल्प भी ठीक आ रहा है। तीसरा दार्शनिक पर्यावरण, बिल्कुल दर्शन जो बनाया है वो मानव ने बनाया है। यांत्रिक, आज यांत्रिकी जो हमें नजर आती है वह भी मानव के द्वारा निर्मित है। राजनीतिक पर्यावरण मानव के द्वारा निर्मित है। तो ये समस्त जो क्षेत्र हैं वो किसके अंदर आते हैं? मानव निर्मित के अंदर आते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय को एकीकृत रूप से पढ़ाने की सिफारिश किसने की थी? यानी अब यहाँ पर शब्द आ रहा है एकीकृत रूप में। यानी आपको ध्यान में है कि 1965 में पर्यावरण विषय को, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाने की सिफारिश की गई। 1975 में इसका एक अंग मान लिया गया था पर्यावरण शिक्षा को। और अब जो बात की जा रही है वो पर्यावरण अध्ययन विषय को प्राथमिक कक्षाओं में एकीकृत रूप से पढ़ाने की जो सिफारिश की थी वो एनसीएफ 2005 ने की थी। यहाँ भी ध्यान में रखना, गलत मत करके आ जाना कहीं जल्दीबाजी में एनसीएफ 2005 करके आ जाओ। सबसे पहले जो सिफारिश करने वाला है वो एनसीएफ 2000 है यहाँ पर।
प्रश्न नंबर 18, सीसी का एकमात्र उद्देश्य है। सीसी का एकमात्र उद्देश्य है वो कौन सा है? चारों विकल्पों में से बच्चों की शिक्षा में सुधार करना, बच्चों की अध्यापन शिक्षकों की अध्यापन शैली में सुधार करना, कक्ष के वातावरण को भयमुक्त बनाना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यदि पहले ऑप्शन को देखें, बच्चों की शिक्षा में सुधार करना, बिल्कुल सीसी का यही मकसद है कि वो बच्चों की शिक्षा में क्या करे? सुधार करे। बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन आना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, यहाँ पर प्रोग्रेसिव होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड, शिक्षकों की अध्यापन शैली में सुधार करना, नहीं, सीसी का ये मकसद नहीं है कि वह अध्यापकों की अध्यापन शैली में सुधार करे, और सीसी का मकसद यह भी नहीं है कि कक्षीय वातावरण को भयमुक्त बनाए। ये एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हो सकते हैं, किंतु सीसी का एकमात्र उद्देश्य जो मैंने भी आपको कहा, विकल्प फर्स्ट, बच्चों की शिक्षा में सुधार करना। 19वां प्रश्न पढ़िएगा। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, आने वाला प्रश्न है। ऐसी तकनीकी जिसमें व्यक्ति अपने मूल्यों, दृष्टिकोण, आवश्यकताओं, इच्छाओं, संवेगों आदि को अन्य वस्तुओं अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से व्यक्त करता है, वह है। तो एक परोक्ष होता है, दूसरा अपरोक्ष होता है। यानी एक सामने व्यक्त करे, सामने से बोले तो वो तो परोक्ष है, प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष रूप से व्यक्त करता है, वो तकनीकी कौन सी है? जिसका प्रक्षेपण किया जाए, सीधा मैं बात अब आपको आंसर बता रहा हूँ, प्रक्षेपण किया जाए वो तकनीकी कौन सी होती है? प्रक्षेपीय तकनीकी होती है। रेटिंग स्केल नहीं है, समाज विधि नहीं है, संचय अवलेख भी नहीं है। आंसर ध्यान फिर वापस में देख लीजिएगा। ऐसी तकनीकी जिसमें व्यक्ति अपने मूल्यों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं, इच्छाओं, संवेगों आदि को अन्य वस्तुओं अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से वो क्या करता है? अपरोक्ष ढंग से व्यक्त करता है, और वो तकनीकी कौन सी कहलाती है? प्रक्षेपीय तकनीक कहलाती है। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, मूल्यांकन की भूमिका की चर्चा करते हुए इसे दो भागों, संरचनात्मक, जिसको हम रचनात्मक भी कहते हैं बच्चों, एवं योगात्मक, जिसको हम समेकित भी कहते हैं, भूमिका में किसने बना? यानी फॉर्मेटिव और समेटिव, जिसकी आज अपन सीसी पैटर्न के अंदर बात कर पा रहे हैं। इसको बांटने वाले कौन थे? यानी मूल्यांकन की भूमिका की चर्चा करते हुए इसे मूल्यांकन को दो भागों में बांटा गया था। वो किसने बांटा था? पहला विकल्प है बच्चों मिचेल स्क्रीवेन 1967, दूसरा रेमंड कैटल 1944, तीसरा रिचर्ड सचमैन 1962 और चौथा प्रोफेसर यशपाल 1953। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग कितना लगाएंगे नहीं, आंसर क्या करके आ सकते हैं? प्रोफेसर यशपाल करके आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रोफेसर यशपाल यहाँ पर नए दिख रहे हैं, और आज संरचनात्मक योगात्मक की बात भी नहीं नजर आ रही है। नहीं, इसको जो बांटने वाले थे वो कौन थे? मिचेल स्क्रीवेन 1967। मिचेल स्क्रीवेन 1967 ने मूल्यांकन को दो भागों में बांटा था, संरचनात्मक एवं योगात्मक रूप में। तो आंसर ठीक करके आना परीक्षा के अंदर। चलिए इन प्रश्नों के जवाब सोचिए, विचारिए, अभ्यास करिए, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए बच्चों कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो सकते थे। मैं पुनः निवेदन करता हूँ आपसे कि मुझे प्रोत्साहित करने के लिए फीडबैक अपना ज़रूर दें, और लाइक ज़रूर करें यदि पसंद आ रहा है आपको वीडियो। एक बार मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत के साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी, बहुत अच्छी करें, और साथ ही साथ अपनी शंकाओं का समाधान भी करते चले जाएं। चलिए एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।